संधि विच्छेद पर बात करेंगे। संधि और विच्छेद। संधि का तात्पर्य होता है योग। क्या होता है? योग या जोड़ या नया। और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, अलग अलग करना, अलग करना। तो इसका एक सटीक परिभाषा भी है व्याकरण में। सरल शब्दों में कहें कि दो निकटवर्ती ध्वनियों, दो निकटवर्ती ध्वनियों, दो निकटवर्ती ध्वनियों के परस्पर मेल से, के परस्पर मेल से, मेल का मतलब हो गया जोड़ या नया कुछ भी। मेल से जो विकार या परिवर्तन, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे महादेव, महादेव। तो ये एक शब्द है, इसको हमने थोड़ा, या सीधा सा आप लोग पढ़ते हैं विद्यालय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, बराबर विद्यालय। तो इसमें कहा विद्या में कहा आ, और आलय में कहा ओ। ये क्या हो गया? दोनों मिलकर आ हो गया। तो क्या बना? एक नया जोड़ बन के एक नई ध्वनि आई। इन नई ध्वनियों का आना ही संधि है। और विच्छेद मैंने पहले ही बताया, विच्छेद का मतलब अलग होना। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि इसके 2-3 शर्त हैं। अगर वो शर्तों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमसे अटपटा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा पुल्टा कुछ ना होगा। तो ये बात दिमाग में हमेशा रखना कि 1-2-3 वो शर्त बा। वो शर्त हमने के कौन कौन बा? तो ऊ शर्त बा, एक में डालते नहीं हो, ऊ शर्त बा पहला। कौन सी? पहला बटे कि संधि पहला शब्द कौन सी? अगर संधि ध्वनियों में ही होता है, इसमें होगा तो संधि ध्वनियों में ही होता है, मगर जो में ही होता है। पहली बात कि शब्दों में, यहां यह स्पष्ट होना चाहिए, शब्दों में नहीं। पहला शब्द इसका है कि शब्दों में ये नहीं होता है, जब भी होगा तो ध्वनि हो गया। इसका दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द क्या है? तो संधि होने पर ध्वनियां बदल जाती हैं। जब जो होगा ना संधि होने जो संधि होने पर ध्वनियां बदल जाती है, बदल जाती है।
इसका ये है कि संधि होने पर ध्वनियां बदल जाती हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह क्या है? तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ध्वनियों में परिवर्तन हमेशा एक सा नहीं होता है। ध्वनियों में परिवर्तन हमेशा एक समान नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होता है इसमें भाई? जब एक समान नहीं होता है तब क्या होता है? तो यह हमको दिमाग में रखना है कि यह परिवर्तन कैसे होगा। तो यह परिवर्तन पहले पहले पद या दूसरे पद या फिर दोनों में हो सकता है, ये तीसरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो बातें अगर न भी हमारे दिमाग में जाती हो तो ये तीसरा वाला शब्द अगर हमारे दिमाग में है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कोनो परेशानी ना हो। ध्वनि में परिवर्तन एक जैसा ना होगा, ये दिमाग में रखा होगा। तो पहला यह परिवर्तन पहले पद, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। तो विद्या, तो इसमें परिवर्तन आ और इसमें भी परिवर्तन आ, तो दोनों में परिवर्तन दिख रहा है। तो ये हमेशा नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। हो सकता है कि केवल एक ही पद में परिवर्तन हो, अगर यहाँ दूसरा शब्द आ जाए। हो सकता है कि दूसरे पद में परिवर्तन हो, और हो सकता है कि इन दोनों पदों के अलग होने से इस पर भी प्रभाव पड़े। तीसरा, ये बात महत्वपूर्ण है कि तीसरा पद में भी परिवर्तन हो सकता है। ये बात दिमाग में हमको रखना है। तो ये तीन शर्तें इसकी हैं। क्या क्या? तो संधि में ध्वनियों में ही परिवर्तन होता है, शब्दों में नहीं। पहला बात। दूसरी बात ये है कि संधि होने पर ध्वनियां बदल जाती हैं। माने अ का आ भी हो जाएगा, आ का आ भी हो जाएगा, ई का ई भी हो जाएगा, ई का ई भी हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में रखना है। ध्वनियों में परिवर्तन पदों में जब जाएंगे तो पहले पद में भी हो सकता है, दूसरे पद में भी हो सकता है, या दोनों पदों में परिवर्तन होने की स्थिति में जो मूल पद बन रहा है उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्पष्ट हो गया आपको? अब थोड़ा सा यह देखने में संधि जो है अपने आप में विद्यार्थियों को लगता है कि बहुत कठिन है नहीं, बस थोड़े से तरीके हैं, टिप्स हैं। अगर उन टिप्स को हम पकड़ लें, उन तरीकों को अगर हम जान लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब विच्छेद मैंने पहले बताया कि अलग होना, और अलग होके फिर जब विच्छेद होता है, अलग होके कोई शब्द अपने मूल रूप में पुनः आता है और स्थापित हो जाता है, तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि जोग से है, विच्छेद मतलब उसको अलग करना। अब संधि के भेदों पर बात करते हैं। संधि के भेद, तो हिंदी में संधि के 3 भेद बताए गए। पहला स्वर संधि, इससे एकदम स्पष्ट होता है क्या है यह स्वर संधि। क्या है भाई? तो आपको हमेशा दिमाग में यह रखना है कि यह दो स्वरों के पारस्परिक मेल से, दो स्वरों के पारस्परिक
पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे महाधन आलय, महालय। अब देखिए, ह में का आकार और आलय में का आकार दोनों परिवर्तन क्या हो रहे हैं? तो स्वर में हो रहे हैं। तो ये बात हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वर संधि दो स्वरों के पारस्परिक मेल से जो विकार, जो दोष उत्पन्न हो गया, एक नई ध्वनि आ गई। जैसे महाविद्यालय, महालय, ये इससे स्पष्ट होता है कि इसमें स्वर में ही परिवर्तन होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरा उसका भेद हो गया व्यंजन संधि। तो इसमें क्या होगा भाई? व्यंजन संधि में तो व्यंजन तथा स्वर, अब इसमें थोड़ा सा मामला है, इसको दिमाग में रखना है। व्यंजन तथा स्वर, पहला पद क्या हो गया? व्यंजन। दूसरा पद क्या हो गया? स्वर। व्यंजन तथा स्वर, फिर स्वर तथा व्यंजन, और तीसरा क्या हो गया? व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन के विकार से जो उत्पन्न हो। तो पहली बात क्या हो गया? व्यंजन और स्वर, स्वर तथा व्यंजन, और व्यंजन और व्यंजन। ये बात हमको दिमाग में रखना है। तो व्यंजन में ये तीनों में परिवर्तन हो सकता है। क्या जुड़ेगा? तो पहले जुड़ेगा व्यंजन प्लस स्वर, स्वर तथा व्यंजन, और तीसरे में क्या होगा? व्यंजन और व्यंजन। ये जो है इसमें उत्पन्न होता है। जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश बराबर जगदीश, जगदीश। अब इसमें हमको दिमाग में क्या रखना है? तो पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन, और दूसरा पद क्या हो गया? स्वर, ई स्वर हो गया। तो पहला तो व्यंजन, दूसरा ई, तो क्या हो गया? जगदीश। दूसरा शब्द क्या कह रहा है? व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, तो अनुधन छेद। इसमें आइए, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। इसमें क्या होगा भाई? तो आप देखिए, ऊ यहां क्या आया? स्वर, और यहां क्या आया? ए स्वर, अर्थात दोनों में स्वर। ए ऊ और ए, ये दोनों मिला तो यहां बन गया अनुच्छेद। पहला परिवर्तन क्या होगा? व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन, या स्वर और स्वर, व्यंजन और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन, ये तीनों बातें यहाँ महत्वपूर्ण है।
तीसरा वाक्य क्या कह रहा है? तो तीसरा कह रहा है सत जन। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, शत धन जन बराबर सज्जन। सज्जन, सत धन जन बराबर सज्जन। तो इसमें क्या हुआ? तो और जो दोनों व्यंजन हो गए। तो इससे ये स्पष्ट व्यंजन बनने में हमको एक बात दिमाग में रखना है कि इसमें ध्वनियों में परिवर्तन किसमें किसमें होगा। तो स्वर पहला व्यंजन और स्वर में होगा, स्वर और व्यंजन में होगा, और व्यंजन और व्यंजन में होगा। तो इस तरह दूसरा इसका जो है वो भेद हुआ व्यंजन से। अब तीसरे पर आते हैं। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस। तीसरे पर आते हैं। तीसरे में क्या परिवर्तन हुआ भाई? तो तीसरा इसका भेद है विसर्ग शब्द। क्या है? विसर्ग शब्द। तीसरा हो गया विसर्ग शब्द। तो इसमें हमको दिमाग में रखना है कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन में होने वाले विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसमें दिमाग में रखना है कि इसमें दो में परिवर्तन होगा। विसर्ग के बाद स्वर है या व्यंजन। जैसे अब इसमें जैसे मन घन अनुकूल। अब देखिए ये विसर्ग आ गया और ये स्वर आ गया। तो क्या बना? मनोनुकूल। मनो अनुकूल। तो इसमें अ का लोप हो गया, मनोनुकूल बन गया। इसके अलावा मनः धन योग, मनः धन योग बराबर मनोयोग। क्या बना? मनोयोग। क्या बना? मनोयोग। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। या अधः अध धन गति, अधः धन गति बराबर अधोगति। क्या बना? अधोगति। अधः धन गति बराबर अधो। इसमें भी देखिए आप, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग और यहाँ भी विसर्ग। अगर ये हमको दिमाग में है, सबसे संधि के तीनों भेद में सबसे आसान भेद विसर्ग का है। क्योंकि जब पहला पद आएगा तो पहला पद जहाँ टूटेगा वहाँ विसर्ग आएगा। ये बात हमको दिमाग में रखना है। अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई है कि जब पहला पद आएगा, पहला पद के अंत में जहाँ विसर्ग आएगा, तो इसमें जब हम तोड़ेंगे, इसको जब अलग करेंगे, तो हिंदी के तीनों भेदों में सबसे आसान भेद इसी का है। तो इस तरह स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। इसको आप दिमाग में रखेंगे और फिर अगले दिन, अगले एपिसोड में हम स्वर पर, स्वर संधि के कितने भेद हैं और उसको कैसे हम बेहतर ढंग से समझेंगे, इसको बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यह सेवा मैं निःशुल्क आप सबों को दे रहा हूँ। मेरी इच्छा है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी व्याकरण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा उनको आगे चलकर उठाना पड़ता है। इन सब चीज़ों से आपको हमें बचाना है, सुरक्षित करना है। जी थैंक यू, धन्यवाद।